गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता और मेरे संग पढ़ेंगे आप अपने इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। आप लोग मुझे लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच भी रही है। चलिए बात कर लेते हैं आपके अध्याय नंबर 9 जिसका नाम है संस्कृतियों का टकराव। अब संस्कृतियों का टकराव में आज हम तीसरा भाग पढ़ रहे हैं और दूसरे भाग का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। तो तैयार हो जाइए, 5 नंबर का टेस्ट है। पहले बात कर लेते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म किस जगह पर हुआ था। ढूंढिए फटाफट करके। और वो जगह थी जिनेवा, और यह स्पेन का एक शहर भी था और एक बंदरगाह भी थी। फिर दूसरी बात करते हैं फर्डिनेंड की रानी। फर्डिनेंड जो है वो स्पेन के शासक का नाम था, लेकिन उनकी रानी का नाम क्या था जिसका सहयोग क्रिस्टोफर कोलंबस को मिलता रहा, और वो उनका नाम था इसाबेला। बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं सांता, पिंटा तथा नीना। ये किसके नाम थे भाई, याद आ गया? सांता मारिया, पिंटा और नीना ये समुद्री जहाजों के नाम थे जिसे क्रिस्टोफर कोलंबस को दिया गया था फर्डिनेंड के द्वारा, ताकि वह किसकी यात्रा कर सके। यस, भारतवर्ष की यात्रा के लिए निकला था, भारत की खोज के लिए। अब बात कर लेते हैं चौथा प्रश्न, सो वो है एडमिरल ऑफ द ओशन। शायद ये मैं बताने में चूक कर गया था। देखिए, एडमिरल ऑफ द ओशन जो है वो क्रिस्टोफर कोलंबस को उपाधि दी गई थी जब उसने जो है बहामा द्वीप समूह के सभी द्वीपों को ढूंढ निकाल लिया था, और वो वापस जब स्पेन गया तो उस समय उन्हें जो है इस उपाधि से सम्मानित किया गया था और उसे गवर्नर भी बना दिया गया था इन जगहों का। ठीक है, तो एडमिरल ऑफ द ओशन जो है क्या है, एक उपाधि है। फिर बात कर लेते हैं पालोस। याद होगा आपको, पालोस नाम आया था। यस, पालोस वो जगह थी जहां से क्रिस्टोफर कोलंबस जो निकला था भारत की यात्रा के लिए। ये बंदरगाह थी स्पेन की, तो याद रखना स्पेन की बंदरगाह। क्लियर हो गया? तो चलिए जी, आज क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद हम पढ़ने वाले आज के विषय हैं वो दो और नाविक थे जिन्होंने इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्जित किया, और आज हम उसको पढ़ते हैं। पहला नाम है हर्नाल्ड कॉर्टेस और दूसरा नाम है फ्रांसिस्को पिंजारो। तो इनको भी आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये एक कहानी के तौर पर लेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि कैसे लोग थे, उसका फल कैसे मिला, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज हम इन्हीं के बहाने दो महान सभ्यताओं के बारे में पढ़ने वाले। एंजेटिक, ये एंजेटिक सभ्यता यहाँ पर रही, और इसी सभ्यता से संबंधित जो हर्नाल्ड कॉर्टेस का है, और इनका सभ्यता जो है जो पेरू सभ्यता से, पेरू देश से संबंधित है, वहाँ से फ्रांसिस्को पिंजारो का संबंध है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं। आप चलिए बात कर लेते हैं, हर्नाल्ड कॉर्टेस की बात कर लेते हैं। हर्नाल्ड कॉर्टेस का जो जन्म था वो 1485 ईस्वी में स्पेन के शहर मैडलिन में हुआ था। मैडलिन स्पेन के ही ये थे। इससे पहले हमने क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ा, वो इटली के रहने वाले, इटली में उनका जन्म हुआ था, और ये इनका जन्म जो है वो स्पेन में ही हुआ था। देखिए, इटली में होने के बावजूद भी क्रिस्टोफर कोलंबस को साथ देने वाले कौन थे? वो स्पेन के ही शासक थे, फर्डिनेंड। और क्यों? क्योंकि वो अधिक से अधिक धन कमाना चाहते थे। उसी प्रकार से हर्नाल्ड कॉर्टेस को भी जो है 1504 ईस्वी में ये क्यूबा के जो गवर्नर थे, क्यूबा समझ गए ना, क्यूबा ये वो जगह थी जिसकी जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने समय में इसकी खोज करी थी, और यहाँ पर स्पेन का शासक जो है लगातार शासन कर रहा था। क्लियर है? तो यहाँ पर जो गवर्नर था उसके अधीन जो सेना थी उसमें ये भर्ती हो गए थे। कौन? हर्नाल्ड कॉर्टेस। याद रखना, एक सैनिक के तौर पर। लेकिन हर्नाल्ड कॉर्टेस थे वो बहादुर इंसान थे। उन्होंने कई बार जो है अपने अभियानों में जो है भाग लिया था। कई ऐसे अभियान हुए जहां पर उन्होंने अपने बहादुरी के कारणों में जो है पेश किए थे। इसलिए जो क्यूबा के गवर्नर थे वो उनसे प्रभावित हुए, और इस प्रकार से 1519 ईस्वी में उन्होंने उसे मैक्सिको पर आक्रमण करने का आदेश दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। ऐसे मौके का ऐसा सुनहरा अवसर जो वो उन्हें मिले, वो उन्हें मिला कब? 1519 ईस्वी में, और स्वतंत्र तौर पर उन्हें जो हेड बना दिया गया उस सेना का, और मैक्सिको पर आक्रमण करने के लिए कहा गया। क्लियर हो गया? मैक्सिको में ये वो जगह, ये मैक्सिको देश है आज का, और मैक्सिको में एंजेटिक साम्राज्य उस समय हुआ करता था। वहां पर इसने क्यूबा से आदेश दिया कि यहां पर आक्रमण किया जाए। क्लियर हो गया? फिर उसके पश्चात क्या हुआ कि 1519 ईस्वी में इसे जो सैनिक दिए गए थे वो 600 स्पेनी सैनिक के साथ ये गया था। कहाँ? मैक्सिको। याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि 600 सैनिक तो थे, लेकिन एक सहयोग उसे मिला था, वो था डोना मैरिना का। डोना मैरिना, देखिए इसके बारे में पूछा जा सकता है, डोना मैरिना कौन थी? तो भी डोना मैरिना जो है वो मैक्सिको की जो राजकुमारी थी। याद रखना, इस मैक्सिको की वो राजकुमारी थी, लेकिन उसकी जो माँ थी, कहा जाता है उसका जो सोतेला भाई था, उसको वो सिंहासन पर बैठाना चाहती थी।
तो इसलिए उसने क्या किया, उसे जो है जब वो 12 वर्ष की थी तो उस समय उसे जो है एक दासी के तौर पर उसे बेच दिया गया था मैक्सिको में। क्लियर हो गया? डोना मेरिना की बात हम कर रहे हैं। राजकुमारी थी, बेच दी गया माँ के द्वारा, क्योंकि सौतेली माँ ने अपने बेटे को जो है वो राजगद्दी पर बिठाना चाहती थी। लेकिन जब जो हॉर्नेट कॉर्टेस ने मैक्सिको पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ के जो लोग थे जिनको बेच दिया गया था, उन्होंने उसे जो है उस समय इसके लगभग जो है वो 18 वर्ष की आयु जो है वो रही होगी। तो जो टेबेस्को लोग थे उन्होंने उसे जो है वो सौंप दिया डोना मेरिना को, और डोना मेरिना उसके लिए, हॉर्नेट कॉर्टेस के लिए जो हो बहुमूल्य तोहफा सिद्ध हुई। कैसे भाई? डोना मेरिना जो थी उसको वहाँ की जो भाषा थी, एक तो स्पेनिश वहाँ पर बोली जाती थी और मैक्सियन भाषा, ये दो भाषा जो उस समय बोली जाती, तो उस भाषा का उससे बहुत, क्योंकि उसका जन्म उसी जगह पर हुआ था और उन भाषाओं को जो जन्म से हमें आती है ना, वो भाषाओं की मास्टरी भी होती है। तो इस प्रकार से इन भाषाओं में प्रवीण थी, जिसका, क्योंकि हॉर्नेट कॉर्टेस जो है इनकी भाषा नहीं समझ सकता था, तो भाई एक तो भाषा का जो है ट्रांसलेशन करने के लिए एक लड़की उसे मिल गई, डोना मेरिना, और दूसरा अंदर की बात, उस साम्राज्य की बहुत सारी वीकनेस, कमजोरियां क्या है, वो सारी बातें जो है वो डोना मेरिना के द्वारा किसको दी गई? हॉर्नेट कॉर्टेस के द्वारा। और हॉर्नेट कॉर्टेस ने अपनी बात में एक बात कही है कि परमात्मा के पश्चात हम न्यू स्पेन की विजय के लिए डोना मेरिना की ऋणी रहेंगे। तो ये बात उनके मुंह से, ये शब्द उसके थे। डोना मेरिना का अगर उसे साथ मिला तो उसी वजह से वो इस जगह को जीतने में सफल भी हुए। तो डोना मेरिना के बारे में आपको बता दिया। अब बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे। मैक्सिको पर विजय, किस तरह से मैक्सिको पर उसने विजय हासिल करी, या एंजेटिक साम्राज्य पर उसने विजय हासिल की। सर्वप्रथम उसने क्या किया, हम बात कर रहे हैं कि उसे जो तीसरी जो सहायता प्राप्त हुई, ठीक है, डोना मेरिना उसको मिल गई, 600 सैनिक उसको मिल गए। तीसरी जो उसके फेवर में जो बात थी वो थी कि जो वहाँ का जो शासक था उस समय था, उसका नाम था मोंटेजुमा द्वितीय। याद रखना, शासक था, नाम था मोंटेजुमा द्वितीय। और वो अपने प्रशासन के लिए या अपने क्रूर व्यवहार के लिए, लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाना, उसके लिए लोगों के बीच में वो जो है ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल नहीं था। मतलब लोग उसको जो है बुरा समझते थे, या यूं कहो ऐसा चाहते थे कि इसके शासन का अंत जो है वो कब हो, मोंटेजुमा द्वितीय का। तो इस प्रकार से अब अगर हम 19 से पहले की बात कर लेते हैं, जब उन्होंने वहाँ की राजधानी, याद रखना, रेंजेटे की जो राजधानी थी उसका नाम था टेनोक्टिटलान। तो टेनोक्टिटलान में 8 नवंबर 1519 ईस्वी में आक्रमण किया। लेकिन इससे पहले दो जगह के ऊपर जो है उसे, एक तो एक जगह के ऊपर से सफलता जो है बड़े आसानी के साथ प्राप्त होगी, वो थी टोटेनेक। और उसके पश्चात उन्होंने जो है वो टेक्सक्लाल के ऊपर जो है जब आक्रमण किया, ये वहाँ के खूंखार कबीले थे, तो वहाँ पर विजय बड़े मुश्किल से हासिल हुई थी। और विजय हासिल, हॉर्नेट कॉर्टेस ने जब विजय हासिल की तो वहाँ के जो सैनिक थे वो भी उनके साथ मिल गए थे। लेकिन अब बात सिर्फ एक छोटे से जो है कबीले की नहीं थी, अब एक बड़ा साम्राज्य था और उसके पास बड़ी सेना थी। तो वहाँ के माना जाता है, जब जो हॉर्नेट कॉर्टेस हैं, उनके सैनिकों तक जब यह बात पहुँची तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो विजय है वो शायद सफल हो या ना सफल हो। लेकिन ये मैक्सिको पर विजय, अब मैक्सिको पर विजय जो है प्राप्त उसे हुई, लेकिन इसके फेवर में तीसरी बात क्या थी? पहली बात हमने कि 600 सैनिक उसे मिल गए थे गवर्नर की तरफ से। दूसरा की बात की थी फेवरेबल, कि उसे जो राजकुमारी थी वहां की, जिसका नाम था, पहली बात मैक्सिको पर विजय। मैक्सिको पर विजय प्राप्त करने के लिए उसकी जो 3 फेवरेबल बात थी, 2 की मैं आपको बात बता चुका हूं। एक तो गवर्नर की तरफ से उसे 600 सैनिक दिए जा चुके थे, और दूसरा था कि वहां की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था डोना मेरिना, उसका साथ उसे मिल गया था। तीसरी जो उसकी फेवरेबल बात थी वो ये थी कि वहां का जो शासक था जिसका नाम था मोंटेजुमा द्वितीय। मोंटेजुमा द्वितीय जो है वो अपने व्यवहार, प्रजा के प्रति उसका व्यवहार जो था वो अच्छा नहीं था, इसलिए लोग उसको बिल्कुल भी नहीं चाहते थे और लोग उसके जो शासन है उसका अंत जो है देखना चाहते। तो ये फेवरेबल तीसरी बात थी। जब प्रजा ही उसका साथ नहीं था तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो बहुत कमजोर शासक था और निकम्मा शासक था, अयोग्य शासक था, और उसका जाना संभव था आसानी के साथ। तो इसलिए क्या हुआ, बड़े आसानी के साथ जो है वो हॉर्नेट कॉर्टेस ने जो है 8 नवंबर 1519 ईस्वी तक जो है उसकी जो राजधानी जिसका नाम था टेनोक्टिटलान में वो पहुंच चुका था। लेकिन इससे पहले उसे
और कई लड़ाइयाँ जो है लड़नी पड़ी थी, लेकिन वो विजयी रहा था। तो राजधानी में पहुंचा था 8 नवंबर 1519 ईस्वी को। पहले जो है वो, क्योंकि जो हॉर्नेट कॉर्टेस जो है उसके पास बड़ी सेना थी, तो उसे जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है। लेकिन जैसे उसे जो है पता लगता है कि वो राजधानी तक पहुंच गया है और उसकी पिछली जो लड़ाइयाँ थी उसके बारे में उसके पास जो बात पहुंचती है, तो देखिए उस समय जो है वो अंधविश्वास हुआ करते थे। किस तरह का अंधविश्वास? उसने ये मान लिया कि 500 वर्ष पहले जो मैक्सिको में निर्वासित एक व्यक्ति को किया गया, एक देवता को किया गया था, ये उसी देवता का जो अवतार है और वो आया है। क्लियर है? ऐसी जो है वो धारणा थी। तो इसलिए उसने उसका ज़्यादा विरोध भी नहीं किया और उसने ये सोचा कि लगभग वो वापस चला जाएगा अगर मैं उसके इच्छा को पूरी करूँ। इच्छा क्या थी? उसकी बड़े धन कमाने की इच्छा जो है वो उसकी थी, पैसा कमाने की, सोने चांदी जिसके लिए वो आया था। तो उसने जो है उसको बड़े उपहार भी दिए, लेकिन उपहार देने के बावजूद भी उसकी जो लालसा थी वो बढ़ती चली गई और वो आगे बढ़ता चला गया। और फिर क्या हुआ? पहले उसने उसे बड़े धोखे से उसे बंदी बनाया। किसे? वहाँ के शासक मोंटेजुमादित्य को बंदी बनाया सबसे पहले धोखे के साथ। और फिर क्योंकि उसने तो उसका स्वागत किया, कैसे? एक मान के कि ये उस देवता का अवतार है और इस प्रकार से उससे जो है, लेकिन उसने धोखे से उसको बंदी बना लिया। और 29 जून 1519 ईस्वी को, याद रखना, ये वो डेट है जब उसे जो है वो मौत के घाट भी उतार दिया गया। और इस प्रकार से उसने पूरे मैक्सिको के ऊपर जो है अधिकार कर लिया। 15 अगस्त, याद रखना 15 अगस्त यहाँ की डेट भी है, 1521 ईस्वी में उसने संपूर्ण मैक्सिको पर अपना अधिकार जो कर लिया उसकी मृत्यु के पश्चात। ठीक है, उसके मौत दिए जाने के पश्चात। और अब उसने मैक्सिको का नाम था वो न्यू स्पेन रखा। याद रखना, न्यू स्पेन, आज उसे स्पेन कहा जाता है। तो इस प्रकार से न्यू स्पेन किसके द्वारा दिया गया नाम? ये दिया गया था हॉर्नेट कॉर्टेस के द्वारा। इसके पश्चात जो है 1522 से लेकर 1541 ईस्वी तक जो मैक्सिको का वो गवर्नर बना रहा और इस दौरान उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ जो है वो लड़ी और यहाँ वो बदनाम भी हो गया क्योंकि उसने धन कमाने के लिए जो उन लोगों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार भी किए और इस प्रकार इन अत्याचारों के कारण जो है उसे बहुत सारी लड़ाइयाँ जो वहाँ पर लड़नी भी पड़ी और उनका विद्रोह भी चलता रहा साथ साथ। अब एक और जो है बात कर लेते हैं कि अभी हमने जो बात करी कि टेनोक्टिलान की बात हम जब करते हैं, एक याद रखने वाली बात है कि वो स्पेन की राजधानी मैड्रिड, याद रखना स्पेन की राजधानी का नाम मैड्रिड, तो जहाँ से वो आया था उसकी जो राजधानी थी उस राजधानी से ये जो टेनोक्टिलान था वो माना जाता है कि लगभग 5 गुना बड़ा शहर था। इतना बड़ा शहर था और उस शहर में उसका स्वागत होना और फिर वहाँ के शासक को बंदी बनाया जाना और फिर उस पर राज करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, केवल मात्र 600 सैनिकों के साथ, जबकि उसके सामने लाखों की सेना थी। लेकिन उसने अपनी चतुराई, अपनी सूझबूझ से वो सारे धोखे से ये सारे काम किए थे। अब बात आती है कि इसके पश्चात जो है 30 जून 1520 ईस्वी में जो है वो एक और दिन की बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उस दिन ये जो विद्रोह जब चल रहे थे उस समय 600 स्पेनी और उतने ही एंजेटिक लोग जो हम मारे गए थे कि विद्रोह के दौरान। और उस रात को जब ये हत्याकांड हुआ था, इतने लोग मारे गए थे 1200 के करीब, तो उस रात को कहा जाता है आंसू भरी रात। तो ये मैं जो है बताना भूल गया था, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। इसी डेट में ये शामिल है 30 जून 1520 ईस्वी को जब 600 स्पेनी और एंजेटिक लोग मारे गए थे उस रात में, तो उसे कहा जाता है आंसू भरी रात। ये भी कई बार जो है पूछा जा सकता है, 2 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए क्वेश्चन हो गया। तो इस प्रकार से हॉर्नेट कॉर्टेस को हमने पूरी तरह से पढ़ लिया। एंजेटिक साम्राज्य पर उसका पूरा अधिकार जो हो जाता है। 1547 ईस्वी से उसकी मृत्यु हो जाती है। घोर और कैसे थी, देखिए अब यहाँ पर बताना भी जरूरी है कि उसने लोगों के ऊपर जो अत्याचार किए थे उसका परिणाम क्या रहा कि उसका जो अंत था, जो उसका जो एंड था वो भी उसी ही तरह से हुआ था। कैसे कि उस 2 दिसंबर 1547 ईस्वी को सेवली में जब उसकी मृत्यु हुई तो वो किसके कारण हुई कि वहाँ के जो लोग थे जो उसके नाराज चले हुए थे, उन लोगों के द्वारा ही उसे जो मौत के घाट उतार दिया गया था। तो उसकी मौत थी वो उसके कर्मों का परिणाम था। फिर बात कर लेते हैं दूसरी, फ्रांसिस्को पिंजारो और पेरू की बात कर लेते हैं। पेरू, क्योंकि ये सभ्यता पेरू में फली फूली। आज का पेरू जो देश है, देखिए ये स्पेन से आए थे,
फ्रांसिस्को पिंजारो। और कहाँ, पेरू की बात हम कर रहे हैं, इस जगह की बात कर रहे हैं जो दक्षिणी अमेरिका का जो है एक प्रदेश है, और यहीं पर सभ्यता फली जिसका नाम था इंका सभ्यता। तो यहाँ इंका साम्राज्य था उस समय, और फ्रांसिस्को पिंजारो यहाँ पहुंचा था। बात कर लेते हैं फ्रांसिस्को पिंजारो का। इनका जो जन्म था वो 1478 ईस्वी में स्पेन के एक शहर ट्रूजिलो में हुआ था। स्पेन में ही ट्रूजिलो में हुआ था। और ये भी हॉर्नेट कॉर्टेस की तरह ही सेना में भर्ती हो गए थे 1502 ईस्वी में। और 1521 ईस्वी में हॉर्नेट कॉर्टेस की मैक्सिको पर विजय से बहुत वो प्रभावित हुए थे। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम अपना जो है वो ध्येय मानते हैं, अपना जो है वो अग्रणी, हम कैसे जो है आगे बढ़े। कई बार ऐसे होते हैं, कुछ लोगों को देखकर ही हमें वहाँ से प्रेरणा प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए जो है, अगर हम ये बात करें कि फ्रांसिस्को पिंजारो इसलिए भी विजयी हुआ क्योंकि उसके सपने में जो है वो हॉर्नेट कॉर्टेस जो बसते थे। जैसे हॉर्नेट कॉर्टेस ने जो है विजय हासिल करी थी 1521 ईस्वी में पूरी तरह से एंजेटिक साम्राज्य पर, एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य पर उसने जो है वो मात्र 600 सैनिकों से विजय हासिल की थी। वो भी कुछ ऐसा ही कारनामा करना चाहता था। कौन? फ्रांसिस्को पिंजारो। और इसी की तलाश में वो हमेशा रहता था। इसलिए उसने क्या किया जो है वो 1525 में बात कर लेते हैं, वहाँ पेरू जाने में जो है वो प्रयास किया उसने 1525, लेकिन वो जाकर 1528 ईस्वी में जाकर वो पेरू पहुंचता है। कोशिशें उसकी जारी रही, लेकिन 28 में उसको मौका मिला और वहाँ पेरू में पहुंच जाता है। और वहाँ पर उसे जो है बहुत सारा अत्यंत से सुंदर सा जो है वो कुछ सोने के बर्तन जो है प्राप्त करता है, जिन्हें मर्तबान कहा जाता है। और उनको लेकर वो वापस आ जाता है। कहाँ पे? स्पेन के शासक उसमें थे चार्ल्स पंचम। याद रखना, चार्ल्स पंचम के दरबार मुँह आता है और उन्हें वहाँ वो उनसे भेंट करने में सफल हो जाता है। और उन्हें वो भेंट भी करता है जो लेकर आया है, और कहता है कि वहाँ पर बहुत सारा इसी प्रकार का धन दौलत है, यदि आप मुझे आक्रमण करने की इजाज़त दें, सेना दें, तो मैं आपके लिए बहुत सा धन वहाँ से उगा सकता हूँ। और क्योंकि स्पेन का शासक हमेशा से ऐसा ही चाहता आया था, और ये वो जो मौका था उसे हाथ से नहीं जाना चाहता था। तो इस प्रकार से स्पेन शासक ने अब उसे अनुमति दे दी थी वहाँ पर आक्रमण करने की। और ये इच्छा भी किसी की थी? फ्रांसिस्को पिंजारो इसी की इच्छा से आया था, और उसकी इच्छा पूरी भी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि वो सुनहरा अवसर जो जब उसे प्राप्त हुआ, तो वो कैसे सुनहरा अवसर उसने जो है वो अपने ख्वाबों का जो सपना था उसे कैसे पूरा किया। 1532 ईस्वी में जो है पेरू में, देखिए एक उसके अनुसार, अब बात करते हैं फ्रांसिस्को पिंजारो के अनुसार जो है कुछ घटनाक्रम उसकी फेवर में आए। क्या थे? कि वहाँ के जो दो भाई थे उनमें आपस में जो है राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए जो है वह संघर्ष हुआ, अंदरूनी लड़ाइयाँ जो है शुरू हुई। कौन कौन से थे? एक था अताहुअल्पा और दूसरा था काजामार्का। अब ये जो अवसर था ये उसके लिए सुनहरा था। ये अलग बात है कि जब तक वो वहाँ पहुँचता है तो अताहुअल्पा वहाँ का शासक बन चुका था, लेकिन भाई उन्होंने बहुत सारी सेना भी खत्म कर दी थी अपने आपस में युद्ध में लड़ने के कारण। गृह युद्ध जब होता ना, घर में जब कोई लड़ाई घटती है तो उसका फायदा दूसरों को मिलता है। ठीक उसी प्रकार से हुआ कि इनका साम्राज्य के शासक आपस में लड़ पड़े और बहुत सारा जन और धन की हानि होगी। और इसका फायदा किसे मिला? फ्रांसिस्को पिंजारो। यही तो सुनहरा अवसर था उसे। तो भाई क्या हुआ, अब 15 नवंबर 1532 ईस्वी को वो पेरू पर उसने हमला किया और अताहुअल्पा को, देखिए अताहुअल्पा की जब बात कर लेते हैं, अताहुअल्पा के पास उस समय 40,000 सेना थी। यहाँ भी बात कर लेता हूँ, अताहुअल्पा के पास जो है 40,000 सैनिक थे। और विपरीत अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रांसिस्को पिंजारो के पास तो केवल मात्र 168 सेना। 168, सोचिए जरा 168। और एक बात मैं और भी आपको बता दूं कि जब उसने जो है आक्रमण किया था, यहां आक्रमण किया था, तो उसकी जो सेना 168 थी वो डर गई भाई। उसको मालूम था हजारों की सेना है, 40,000 कहाँ 168। हार निश्चित है, मौत निश्चित है। तो भाई उसने क्या किया था, ये फ्रांसिस्को पिंजारो ने क्या किया, जो समुद्री जहाज के ऊपर वो सेना लेकर आया था उसे जला दिया, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि वो पीछे भाग ना सके। अब उनके पास क्या था, या तो लड़ते या फिर मरते। तो इसलिए अब वो जो डर था वो उसको विजय हासिल करना जो है वो फ्रांसिस्को पिंजारो ने जो है एग्जाम्पल पेश किया है वर्ल्ड में, कैसे जीता जा सकता है डर से। तो भाई उसने ख़त्म कर दिया और उन्हें उनके पास से केवल एकमात्र ही था कि वो निर्भीकता के साथ, पूरी जोर के साथ जो है वो लड़े। लेकिन यहाँ भी उसने बड़े, जिस प्रकार से अगर हम हॉर्नेट कॉर्टेस की बात करते हैं उसी प्रकार से फ्रांसिस्को पिंजारो ने भी बहुत चालें लड़ी, बहुत धोखे से जो है काम लिया।
क्योंकि इतनी बड़ी सेना को हरा पाना जो है मुश्किल था। तो यहाँ पर उसने क्या किया कि जो काजा मार्का शहर था जहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ, या जो उसकी राजधानी थी, यहाँ उसने सर्वप्रथम क्या किया कि बड़े धोखे के साथ, लड़ाई तो नहीं लड़ी लेकिन धोखे के साथ जो है यहाँ के शासक को अताहु अल्पा को जो है कैद कर लिया। समझे? ठीक उसी प्रकार से हॉर्नेट क्वार्टर्स की तरह उसे कैद कर लिया। और कैद करने के पश्चात देखिए, अब यहाँ कैद तो कर लिया, क्या कहते हैं, माना जाता है कि अताहु अल्पा ने, जो वहाँ के जो शासक थे अताहु अल्पा, उसने उसे जो है एक बहुत बड़ी धनराशि जो है वो पेश की कि मुझे छोड़ दिया जाता। एक बड़ी फिरौती के तौर पर माना जाता है कि एक कमरा भर जो सोना देने का वादा किया। और वर्ल्ड में, पूरे संसार में इतनी बड़ी फिरौती का जो है एग्जाम्पल कहीं इतिहास में नहीं मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी 29 अगस्त 1533 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई, मार डाला गया था। याद रखा? क्लियर हो गया? दोनों, फ्रांसिस्को पिंजारो की और हम उसे हॉर्नेट क्वार्टर्स, दोनों का व्यवहार एक जैसा। तो उसने उसे खत्म कर दिया। और 15 पैसा लेने के बावजूद भी, इतना धन लेने के बावजूद भी 1535 ईस्वी में उसने लीमा को पेरू की राजधानी घोषित किया। याद रखना, लीमा को पेरू की राजधानी घोषित किया। और उसने शासनकाल के दौरान लोगों पर धन के लिए घोर अत्याचार किए, हॉर्नेट क्वार्टर्स की ही तरह। और परिणाम स्वरूप जो संघर्ष था वो चलता रहा। 26 जून 1541 ईस्वी को क्या हुआ, उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा। गर्मियों के दिन थे और अपने शानदार महल में वो आराम कर रहा था, लेकिन फ्रांसिस्को पिंजारो को जो आराम था वो अब उसकी अंतिम जो है दिन जो है, अंतिम लम्हा जो साबित हुआ। कैसे? उसे वहाँ के जो लोग थे, प्रतिद्वंदी थे, उनके द्वारा सत्ता के लालच में ही उसे मार दिया गया। कब? 26 जून 1541 ईस्वी को। तो ये दो लोगों के बारे में हमने पढ़ा जिन्होंने एक महान कार्य किया, महान सभ्यताओं की खोज तो की, लेकिन उन सभ्यताओं का विनाश भी इन लोगों के द्वारा किया गया और उसका अंजाम भी उन्हें जो है मिला। तो अंतिम जो एक पिक्चर मैं आपको पेश कर रहा हूँ, आप समझदार हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, मैं कहता हूँ कि बच्चों का जो दृष्टिकोण होता है वो हमारे से बहुत आगे का होता है। देखिए, ये बताता है कि जैसा तुम करोगे ना, समय के साथ साथ हो सकता है थोड़ा सा कभी समय ज़्यादा भी लग जाता है, वो वापस रिटर्न होता है आपके पास, वही कर्म वापस भी आते हैं। इसलिए कर्म अच्छे करो। और इसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों को कहानियाँ ज़्यादा पसंद है। हुआ यूँ कि एक परिवार में माता जो है बीमार हो जाती है, मम्मी बीमार हो जाती है, और उसका छोटा 4-5 साल का बच्चा उसके पास खेल रहा होता है, और बेटी जो है वो अपने कार्य में व्यस्त होती है। वो बीमार है और सोई है, लेटी है, और ज़ोर से अपनी बेटी को आवाज़ लगाती है और कहती है कि मुझे मेरी दवाई दे दो, मुझे खानी है, सर में बहुत जोर की दर्द है। एक बार बोलती है, दूसरी बार बोलती है, बेटी को सुनाई नहीं देता है, या वो अपने कार्य में इतने व्यस्त होती है कि उसे पता नहीं चलता है। फिर वो तीसरी बार आवाज़ लगाती है, बेटी फिर भी परवाह नहीं करती है। तो माता को जो है, मम्मी को क्रोध आ जाता है और ज़ोर से कहती है, भाई तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तुम्हारी जो है वो कान जो है वो फट गए हैं? मैं कब से आवाज़ें लगा रही हूँ, मेरी दवाई दो, मेरी दवाई दो। तो इतने में जो उनका जो छोटा बेटा है, जो वो ऑब्जर्व कर रहा होता है उस बात को, मैंने हमेशा कहता हूँ कि बच्चों में एक अलग शक्ति होती है, अलग नज़रिया होता है देखने का, वो अच्छा और बुरा जो है अच्छी तरह से देख पाता है। तो वो कहता है, मम्मी आपने तो केवल 3 बार ही दीदी को बोला, और सोचिए दादी आपको 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, 20 बार बोलती है, लेकिन दादी तब भी आप पर गुस्सा नहीं करती। तो क्या बोल रहा हूँ ना, हर एक चीज़ रिटर्न में वापस होती है। याद रखना, तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो आपको अच्छा ही रिटर्न होगा, अगर बुरा कर्म करोगे तो बुरा ही रिटर्न मिलेगा। याद रखना इसको भविष्य में, और आप अच्छे कर्म करें, ऐसी मैं करता हूँ एक बीइंग अ टीचर्स। आप हमेशा खुश रहें, अच्छे से रहें और अच्छा संसार बसाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।